नमस्कार दोस्तों, YouTube के नमस्ते जी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं दिल्ली जाने के लिए बिल्हौर स्टेशन पर खड़ी थी। पलटकर स्टेशन के प्रवेश द्वार पर देखा तो बीते दिनों की कौंधी यादों के साथ रोना आ गया। सबको बचाते हुए आंखों से झड़ते आंसू झट पोंछ लिए। आज समझ आ रहा था कि मायके का छूटना क्या होता है। शायद ऐसा ही महसूस कर रही होगी वो लड़की जो विवाह के समय अपनी माँ का आंचल छोड़ती होगी। मैंने अपनी शादी में माँ से बिछुड़ने का दुख और कसक को जाना ही नहीं था, परंतु आज आज मायके की यादों को समेट कर रख रही थी। ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई का शोरगुल मच गया। अनुभव एक एक सामान को संभालते हुए सहेजते हुए और मैं बच्चों को हाथ थाम कर डिब्बे की तरफ बढ़े। पहले बच्चों को चढ़ाया, फिर मैं भी ट्रेन में चढ़ गई। अनुभव ने सीट के नीचे सारा सामान व्यवस्थित किया। 8:30 बजे आने वाली जयपुर एक्सप्रेस रात के 9:30 बजे स्टेशन पर पहुंची थी। हम खा पी कर ही घर से निकले थे, सो अपनी अपनी सीट पर लेट गए। मैं भी। ट्रेन आगे की ओर चल पड़ी और मैं आंखें मूंद कर पूरे 25 साल पीछे। स्मृतियां सदैव आंसुओं की पोटली होती है, अच्छी हो चाहे खराब, यादें आंखें नम कर ही देती हैं। आंखें मूंदते ही मुझे अपने घर का बड़ा सा आंगन दिखा। विकास के इस दौर में भी अपना अस्तित्व बचाए रखा था मेरे घर ने। बड़े से आंगन के बीच बनी बड़ी वेदी और 3 तरफ बरामदा, एक तरफ सीढ़ियां जो छत पर जाती थी। सीढ़ियों के बराबर के सामने चांदनी का पेड़ था। बरामदों के साथ तीनों तरफ कमरे थे। एक तरफ बैठक, एक तरफ रसोई और एक तरफ सोने का कमरा। उसे बड़ा कमरा कहते थे हम लोग। रसोई के सामने बरामदे में अपनी खाट पर लेटी 65 वर्षीय मेरी दादी ने माँ को आवाज लगाई, बहू जरा इधर तो आ। हाँ अम्मा जी, जल्दी बताइए क्या काम है? तन्नू के कपड़े प्रेस करने हैं। हाँ इधर, दम भर मेरे पास भी बैठ तो सही। लो, बैठ गई। अब बताओ क्या है? रसोई बना ली? हाँ अम्मा, तुलसी दल ले आऊं तुम्हारे लिए? नहीं रे, अभी तो कलेवा का स्वाद ही मेरे मुंह से नहीं गया। तो जरा सा आटे का हलवा खाने का मन था, 2 कोर बना देती। ठीक है अम्मा, खाना खाओगी तभी बना दूंगी। सुरेश ने खा लिया? हाँ, सब ने खा लिया। बस हम तुम 2 जने ही बचे हैं। हमारा बुधवार का उपवास है। तो फिर तू ले ही आ मेरे लिए। ठीक है अम्मा। थोड़ी देर बाद माँ ने दादी को कांसे की थाली में खाना ला कर दिया, पर दादी तो आग बबूला हो गई और माँ को खरी खोटी सुनाने लगी। इतना जरा सा कोई बनाता है? बनाया क्या है, बस नाम कर दिया कसम खाने के लिए। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। आटा बोरी भर के रखा है, घी का कनस्तर पिछले महीने आया है। हीराफात से बनाती क्यों नहीं? अकाजली कहीं की। इस पर माँ मुस्कुराते हुए बोली, कुल इतना ही बनाए हैं अम्मा, खा लीजिए। जो तनु आ गई तो इतना भी नहीं मिलेगा। मुझ बुढ़िया को हर चीज के लिए तरसाती रहती हो। आने दे आज मुन्ना को, एक एक बात कहूंगी तेरी। ठीक है अम्मा, कह लेना, पर अभी तो खा लो, नहीं तो फिर हलवा ठंडा हो जाएगा। कान में डालने जो को हलवा है, इतना तो दांतों में ही चिपक जाएगा, नटे तक पहुंचेगा भी नहीं। माँ मुस्कुराती बोली, और कुछ चाहिए हो तो आवाज लगाना अम्मा, हम कपड़ा प्रेस करने जा रहे हैं। मेरी टेरी वेल की साड़ी, दोनों साड़ी भी प्रेस कर देना, अब से रोज वही पहनेंगे। बक्सा में कौन सा अंडा दे रही है? ठीक है अम्मा, अब जाऊं? आओ, मैंने कौन सा पकड़ रखा है? दादी की बड़बड़ाहट अब भी जारी थी, हलवे की कम मात्रा को लेकर। तभी मोबाइल की घंटी बजी। नहीं माँ, नहीं नहीं, माँ की कॉल थी। पूछ रही थी, सामान चेन से बंधा है ना? ताला जांच लिया था? ठीक से लगाया या नहीं? सुबह का अलार्म लगा लिया ना? मैंने मुस्कुराते हुए उनकी हर फिक्र के जवाब हाँ माँ कह के दिए और उनसे कहा, माँ आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हाँ। एक नज़र सामने सोए बच्चे और पतिदेव पर डालकर मैं फिर अपनी अतीत यात्रा पर चल पड़ी।
गुरुवार की सुबह 7 बजे पापा के जगाने पर जब मैं स्कूल जाने के लिए उठी तो देखा सुबह 5:30 बजे तक नहा लेने वाली माँ बाथरूम में है। वो नहा रही थी। मैंने कहा, माँ, मुझे ब्रश करना है। मैं नहा चुकी हूँ। जाकर अपनी अलगनी से मेरी साड़ी उठा ला। मैं जब तक साड़ी लेने कमरे में गई तो मुझे प्रेस किए हुए कपड़े दिखे। उन्हीं में से दादी की धानी रंग की साड़ी उठाकर माँ को दे आई। वो कुछ बोल रही थी पर मैंने सुना नहीं। वापस कमरे में आकर टाइम टेबल के हिसाब से अपना बस्ता ठीक करने लगी। तभी माँ ने आकर कहा, जाओ ब्रश कर लो, नहा लो। माँ, आज टिफिन के लिए आलू का पराठा बना रही हो ना? कल कहा था तुमने। उनकी बात अनसुनी करते हुए मैंने कहा, अच्छा, ना बनाऊं तो? माँ, बनाओ ना, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, कहते हुए मैं ठुनकने लगी। हाँ बाबा, बना रही हूँ, सब तैयार है, बस पराठे सेकने बाकी है। मैं जब नहाकर लौटी तो स्कूल की ड्रेस प्रेस की हुई पलंग पर रखी थी और तैयार होकर टिफिन लेने रसोई में पहुंची तो देखा माँ दादी को नाश्ते में आलू की रोटी परोस रही थी। यह हमेशा ही दादी का मनपसंद नाश्ता था। मैंने सुना उन्होंने खुश होकर माँ से कहा, दुल्हन, ये साड़ी तुम पर बहुत खिल रही है, इसे तुम ही पहनो अब। अरे नहीं अम्मा, आज कुत्ता ने द्वार पर गंदगी कर दी थी ना, इसीलिए बाल धोकर फिर से नहाना पड़ गया। तनु से मंगवाए तो यही पकड़ा गई, तो पहननी पड़ी। तो क्या हुआ, लाती भी तो तुम ही हो, एक और ले आना। अब माई के ससुराल से तो मिलने से रही नहीं। अचानक झटके से ट्रेन रुकी। शायद कोई बड़ा स्टेशन रहा होगा, तभी तो रात की 11 बजे खूब चहल पहल थी। मोबाइल निकालकर मैंने कुछ नोटिफिकेशन चेक किए। गैलरी में फोटो देखने लगी जो एल्बम से खींची थी। एक फोटो को देखा, उसमें मैंने अबीर को बड़े प्यार से गोद में ले रखा था। अबीर मुझसे 8 साल छोटा है, पर मुझे अच्छे से याद है कि मैंने कभी बड़प्पन नहीं दिखाया। हर चीज उससे पहले मुझे ही चाहिए होती थी, चाहे वो खाने की हो या खेलने की। वह बहुत सीधा था, पर कभी कभी जिद करता था, तब नहीं मैं उसे बहला फुसला कर या डांट मारकर चुप करा देती थी। चाय 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 की आवाज सुनाई दी। हम्म, इतनी रात गए कौन चाय पिएगा? खुद से ही बोली मैं। मोबाइल पर्स में रखा और करवट लेकर लेट गई। माँ, जब ये दुनिया मुझे छोड़कर गई थी तो सिर्फ 6 साल की थी मैं। स्कूल का 5वां पीरियड चल रहा था कि मास्टर जी आए और कहा, तुम्हारे ताऊजी तुम्हें लेने आए हैं। मैं खुश हो गई। सोचा शायद कहीं जाने का या पूजा पाठ का प्रोग्राम होगा। मैं खुशी खुशी ताऊजी के साथ उनके साइकिल पर बैठकर घर आ गई। दरवाजे के बाहर भीड़ खड़ी देखकर मैंने अनजाना सा डर मन में लगा। जब अंदर आंगन में आई तो देखा कि माँ को जमीन पर लेटाया गया है। उन्हें दादी की वही थानी साड़ी पहन रखी थी। उसे हटाकर उन्हें लाल साड़ी पहनाई गई। बुआ, ताई, चाची उन्हें सजा रही थी और दहाड़े मार मार कर रो भी रही थी। मैंने जब पूछा क्या हुआ मम्मा को, तो उनका रुदन और प्रचंड हो गया। मुझे शायद पता नहीं था कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है, पर पता नहीं क्यों उस समय मुझे उतना बुरा नहीं लगा। माँ के जाने के 15 दिन बाद शुरू हुआ जीवन जीने का संघर्ष। पानी भरना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सूखने के पर समय से उठाना, तह बनाकर रखना, झाड़ू, बुहारी और भी न जाने कितने काम जो अब तक अदृश्य थे कि अचानक विकराल रूप में सामने आ खड़े हुए। काम वाली लगाने पर कुछ राहत हुई, पर गाड़ी पटरी पर नहीं आई। अभी 6 महीने ही हुए थे और कई सारे रिश्तेदार पापा और दादी को दूसरी शादी के लिए कहने लगे। उनका कहना गलत भी नहीं था। 65 साल की दादी आखिर कितना करती। घर का काम और मुझे भी संभालना बहुत मुश्किल था उनके लिए। पापा प्राइवेट नौकरी करते थे, वह भी घर पर अधिक समय नहीं दे सकते थे। माँ के जाने के बाद घर ऋणविहीन हो गया। जीवन का नाम ही नहीं था, बस हर समय मनुष्यत ही मनुष्यत होती थी। एक दिन जब स्कूल से लौटी तो देखा कि घर पर कुछ मेहमान आए हुए। बुड्ढी बुआ भी साथ में है। मुझे अच्छे से याद है कि जाते समय उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेर कर प्यार किया था।
और 100 रुपए भी दिए थे। फिर खाना खाते समय बुआ ने बताया कि अब तेरी नई माँ आने वाली है। मेरा हाथ रुक गया। माँ के ना रहने के बाद से ही सौतेली माँ के बारे में जाने क्या क्या सुनती रहती थी मैं। आखिर सबके कहने पर पापा ने दूसरी शादी कर ही ली। मुझे ये बताया गया कि नई माँ मुझे संभालने के लिए आई है और वो मेरा ख्याल बहुत रखती थी, पर मैंने कभी उन्हें माँ नहीं माना। वो मुझे बहुत प्यार करती, लेकिन वो जो भी करती मुझे सिर्फ ढोंग लगता, बिल्कुल दिखावा। उन्हें बहुत शौक था कि मैं उन्हें माँ कहूँ, पर मैं हमेशा उनको नई माँ ही कहती थी। उन्होंने कई जतन किए कि मैं उन्हें माँ कहूँ। पापा से और दादी से पूछ पूछ कर मेरी पसंदीदा रसोई भी बनाई। कपड़े भी हमेशा वही खरीदती जो मैं कह देती। मेरा टिफिन, स्कूल ड्रेस वो माँ से भी व्यवस्थित रखती थी। मेरी कॉपी किताब पर वह बहुत खूब सुंदर सुंदर कवर चढ़ाती। पर कभी स्कूल से उदास घर लौटती तो सहेलियों से कारण पता लगाती और मेरी गलती होने पर समझाती। मेरी गलती ना होती तो जाकर मास्टर से भी लड़ पड़ती। फिर भी मेरा मन नहीं पसीजा और नहीं पसीजा। जाने क्या मेरे मन में नई नई माँ को लेकर मेल था कि चित्त से उतरता ही नहीं। बीटेक द्वितीय वर्ष में अनुभव से दोस्ती हुई तो 2 साल के गहरे प्रेम में बदल गई और फिर जल्दी ही शादी में। अनुभव के माँ बाप नहीं थे। शादी साधारण मंदिर में और कोर्ट में हो गई। मैंने उस समय भी किसी से पूछना जरूरी नहीं समझा, सिर्फ पापा को बताया था। शादी में पापा और अबीर आए थे और शगुन के तौर पर मेरी माँ के जेवर देकर सौंप गए थे। शादी के बाद मैंने घर से लगभग सब संबंध खत्म ही कर लिए। हाँ, दूरियां नहीं आई बीच में। पापा और अबीर साल 2 साल में मिलने आते रहे। अभी 15 दिन पहले ही अबीर ने फोन पर बताया, पापा नहीं रहे दीदी। मैं अवसन्न, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने रोते रोते अनुभव के ऑफिस फोन लगाया। हेलो अनुभव, जल्दी घर आ जाओ, अभी अभी अबीर का फोन आया है। पापा, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं। आगे के शब्द मेरी हिचकियों में गुम हो गए थे। अनुभव ने कहा, तुम बच्चों और सामान के साथ तैयार रहो, मैं कैब लेकर आ रहा हूँ। अभी तो 6 ही बजे हैं, 9 बजे की ट्रेन है। समय से स्टेशन की दूरी तय हो जाएगी, घबराओ नहीं, ट्रेन मिल जाएगी। अनुभव ने टीटी को अतिरिक्त पैसे देकर 2 सीट कंफर्म करवाई और मुझसे बोले, एक में दोनों बच्चे और एक में तुम बैठो, सफर आराम से कट जाएगा। सुबह तो पहुंच ही जाना। भले ही सब होंगे, पर अब माँ को तुम्हें ही देखना है और संभालना है। 13वीं में समय से और पक्का में पहुंचूंगा। अबीर का दोस्त मुझे स्टेशन लेने आया। घर पहुंची तो देखते ही नई माँ मुझसे लिपट गई। मैं भी उनको अंकवार में भींचकर जोर जोर से रोने लगी। अब ना आंसू रुक रहे थे, न मुझसे नई माँ को छोड़ा ही जा रहा था। बुआ बहुत ही मुश्किलों से नई माँ को मुझसे अलग कर पाई। आज नई माँ को निरुपराई देखकर मेरा कलेजा मुंह से आ गया। अगले दिन पिता की अंत्येष्टि हो गई, होनी ही थी, पर सुनी मांग सुनी कलाई और बिछुए बिना नई माँ की पाँव को देखना मुझे रह रहकर अपराध बोझ से भरता जा रहा था कि नई माँ जैसे संबोधन के बावजूद जिन्होंने बेटी की तरह हमेशा मेरा ध्यान रखा, दादी के बाद मेरे पापा के बिना अब वहां कैसे रह पाएगी। मेरे मन में यह चिंता उतर ही नहीं रही थी। 2-4 दिन तो बहुत रिश्तेदार थे। उसके बाद मैंने देखा कि माँ अब भी मेरा ध्यान वैसे ही रख रही थी जैसा 25 साल पहले रखा करती थी। परंतु अब भी कहीं मेरे मन में यह क्यों बैठा हुआ था कि दिखावा होगा, कुछ रिश्तेदार बचे ही हैं। 13वीं तक सभी जा चुके थे। 13वीं के 2 दिन बाद मेरे लौटने का रिजर्वेशन था। मैंने देखा नई माँ पन्नी की कई पोटलियां और प्लास्टिक के डिब्बे में एक बैग में रख रही है और बीच बीच में साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछती जा रही है। सहसा मेरी 8 वर्षीय बेटी ने उत्सुकतावर पूछ लिया, नानी ये क्या है? अरे जब बिटिया विदा हो जाती है ना तो ये सब दिया जाता है, तू ना समझेगी, अभी छोटी है। अब माँ विधवा है तो कुमकुम महावर नहीं छू सकती, इसलिए विदाई से पहले पड़ोस की भाभी को बुलाकर टीका महावर और गांठ बांधने की रस्म करवाई।
मेरे और इनके पैर छुए, बच्चों पर हजारों चुम्बन और आशीष लुटाए। चलने को हुई थी कि वो मुझसे भेंटने लगी, तो उनका चेहरा देखकर मेरे अंतःस्थल से प्रेम की ऐसी लहर आई कि पूर्वाग्रहों के सारे बांध टूट गए और मैं माँ माँ कहती हुई उनसे ऐसी लिपट गई कि तनु का मानो अंतर्नाद उनके कंठ से फूट पड़ा। अब ना वो मुझे छोड़ रही थी, ना मैं उन्हें छोड़ पा रही थी। माँ क्या होती है, मायका क्या होता है, यह सब अब मेरे भीतर उतरता जा रहा था। अब उन्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा था और ना ही मायके के इस घर से मेरे पाँव ही जाने के लिए उठ रहे थे। आज अब मुझे पता चल रहा था कि कितने दिनों तक माँ के इस प्रेम रूपी अमृत से मैं अपने आप को वंचित किए रही हूँ। कि अबीर हमारे बीच आकर बोला, माँ, दीदी, गाड़ी छूट जाएगी। स्तब्ध बच्चों के हाथ पकड़कर अबीर का दोस्त कार की ओर बढ़ा तो हम भी बेमन से अलग हुए। तो माँ से एक और अपने आप से भी जल्दी ही आने के वायदे के साथ भरे हृदय और भारी पैर से मैं भी गाड़ी की तरफ चल दी। माँ गाड़ी में बिठाकर उदास मुख खड़ी हो गई कि कुछ बोलना चाह रही हो। मैंने अपना माथा उनके कंधे पर टिका दिया, जिसे वे अपने हाथों से सहलाने लगी। मैं बहुमुश्किल बोल पाई थी, माँ, मैं लौटकर और भरसक जल्दी जल्दी अपनी देहरी पर आऊंगी। अब आप अबीर और ये देहरी तो मेरी माँ है, जो जीते जी नहीं छूटेगी। अंततः अबीर और उसका दोस्त कार में बिठाकर हमें स्टेशन की ओर चल पड़े, परंतु पीछे दूर कहीं से अचेतन मन में गूंज रहा था, बाबुल मोरा नैया छूटा जाए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।